नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। आज बात करते हैं बिहार की। राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। सत्ता का संतुलन कब किसके पक्ष में चला जाए कोई नहीं बता सकता। बिहार में कुछ ऐसा ही हुआ है। जिस नीतीश कुमार को लोगों ने राजनीतिक रूप से लगभग मृत प्राय मान लिया था, चुनाव परिणामों ने उनके लिए संजीवनी का काम किया है। चुनाव में नरेंद्र मोदी के फीके प्रदर्शन ने नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन को एक तरह से संजीवनी प्रदान कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार आज नीतीश कुमार के समर्थन पर टिकी हुई है और मोदी की इस मजबूरी से राजनेता नीतीश कुमार फिर से युवा महसूस कर रहे हैं। अगर आप चुनाव के पहले वाले नीतीश कुमार और बाद वाले नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज की तुलना करेंगे तो आपको साफ फर्क दिख जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव के परिणाम आने के बाद भाजपा नीतीश कुमार के ऊपर सीएम की कुर्सी छोड़ने का दबाव बढ़ा देगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं और अब वो पहले वाले 2005 से 10 के जो नीतीश कुमार थे वैसे मुख्यमंत्री नहीं रहे। प्रशासन पर उनकी पकड़ ढीली हो चुकी थी, अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे थे, जिसके सबसे बड़े उदाहरण थे आईएएस के पाठक, जिनके पास शिक्षा विभाग की कमान थी। वो ना तो मुख्यमंत्री की बात सुन रहे थे और ना ही राज्यपाल की, और मुख्यमंत्री की बेबसी ऐसी कि विधानसभा के पटल पर उनके किए गए वायदे को भी के पाठक ने नहीं माना। और ऐसा बिहार के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई ब्यूरोक्रेट मुख्यमंत्री के वायदे की अनदेखी करते। लोगों ने कहा कि ये तो मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है, वरना ये कैसे हो सकता है कि एक आईएएस ऑफिसर मुख्यमंत्री की बात मानने से इनकार करे। इसी तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल चरमरा गई थी। लूट, हत्या, ये जो दौर था 2005 के पहले वाला, जिसका नीतीश कुमार दावा करते थे कि उन्होंने खात्मा कर दिया था, उस दौर का वो फिर से चल पड़ा था। पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया था। लोग ये मान रहे थे सरकार बस चल रही थी, कहने को चल रही थी। ऊपर से शराबबंदी की असफल कोशिश। आज भी शराबबंदी बिहार में सिर्फ कागज पर ही लागू है। आप कहीं चले जाइए, बिहार में शराब हर जगह उपलब्ध है और बिहार में एक पैरेलल इकोनॉमी, समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है। लेकिन नीतीश कुमार अभी भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सरकार का रेवेन्यू भी घट गया है और शराब भी खुलेआम बिक रही है। कोई ऐसा नहीं है कि आप बिहार चले जाएंगे तो आपको शराब नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर आप नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के सामान्य नेताओं या कार्यकर्ताओं से भी पूछते तो लोकसभा चुनावों के पहले वो भी आपको यही कहते कि बस आखिरी पारी चल रही है। पार्टी के कुछ कार्यकर्ता तो इस बात को लेकर इतने चिंतित हो गए कि नीतीश कुमार के जाने के बाद न जाने पार्टी का क्या होगा, कि उन्होंने ये मांग शुरू कर दी कि उनके बेटे निशांत को राजनीति में आना चाहिए, ताकि वो अपने पिता की विरासत को संभालें और पार्टी को खत्म होने से बचाएं। वैसे ये मांग अभी भी चल रही है। मतलब नीतीश कुमार के समर्थकों और विरोधियों दोनों ने ये मान लिया था कि उनकी राजनीतिक पारी का अंत होने ही वाला है। मगर नरेंद्र मोदी को उस वक्त जो खुफिया जानकारी मिल रही थी, जो अलग अलग तरह के सर्वे आ रहे थे, वो ये बता रहे थे कि नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से भले ही कमज़ोर हो गए हों, लेकिन उन्होंने अति पिछड़ों का जो वोट बैंक तैयार किया है वो अभी भी उनके पीछे खड़ा है। अपनी पार्टी यूनिट के विरोध के बावजूद, ये वजह थी कि नरेंद्र मोदी ने बिहार बीजेपी के विरोध के बावजूद नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया और आपने देखा कि इससे मोदी को ज़बरदस्त फायदा हुआ। अब आप ध्यान दीजिए कि एनडीए को जो 293 सीटें मिली हैं उनमें से 30 बिहार से हैं। अगर इन 30 सीटों को आप हटा दें तो आप सोचिए एनडीए कहाँ पे होगा। अगर आप बिहार के लोकसभा चुनाव परिणामों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये नीतीश कुमार का ही वोट बैंक था जिसने एनडीए को सफलता दिलाई, इज्जत बचा ली, वरना भाजपा के कोर वोट बैंक में तो सेंध लग चुकी थी। अब काराकाट में आप देखिए, वहाँ पवन सिंह की एंट्री ने सारा चुनाव समीकरण बदल दिया। अब काराकाट में न सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा हारे, बल्कि उसका असर, पवन सिंह के वहाँ जाने का असर दूसरे कम से कम 4-5 दूसरे लोकसभा क्षेत्रों पर ऐसा पड़ा कि भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आरा से आरके सिंह और औरंगाबाद से सुशील सिंह की जो हार हुई है वो इसी के उदाहरण थे।
अब नीतीश कुमार की एंट्री ने एनडीए को मजबूती दी और नरेंद्र मोदी की नैया पार लग गई 2024 के चुनाव में। ये एक हकीकत है। अगर आपको याद हो तो चुनाव से ठीक एक दिन पहले नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मिलते हैं और ऐसे कयास लगाए जाते हैं, ये चर्चा शुरू हो जाती है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से चाहते हैं कि उनको एक ऑनरेबल एग्जिट दिया जाए, एक इज्जत के साथ उनकी विदाई हो। और वो शायद कहने आए थे कि भाई अब मुख्यमंत्री तो हम नहीं रहेंगे, लेकिन एक ऑनरेबल एग्जिट होनी चाहिए। लेकिन चुनाव परिणामों ने सारा समीकरण बदल दिया। नीतीश कुमार एक बार फिर से ताकतवर हो गए। जहां भाजपा ये सोच रही थी कि 2025 में वो अपना मुख्यमंत्री बना लेगी, वहीं अब सम्राट चौधरी, जिन्होंने वो पगड़ी बांधी हुई है, आज भी पगड़ी है उनके सर पर कि जब तक नीतीश कुमार हटेंगे नहीं मैं पगड़ी हटाऊंगा नहीं, वही सम्राट चौधरी अब ये कह रहे हैं कि 2025 का चुनाव भी वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। अब देखिए, मोदी जी की सरकार तो बन गई, नीतीश कुमार ने अपना पूरा समर्थन भी उनको दिया है, लेकिन अगर हम लोग ईमानदारी से सोचें तो बिहार को अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप पूछेंगे बिहार को क्या चाहिए? देखिए, बिहार को चाहिए विकास और एक मजबूत प्रशासन। ये सच है कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में बहुत कुछ किया है। अगर आप 2005 से पहले के बिहार को देखें और आज के बिहार को देखें तो काफ़ी परिवर्तन हुआ है। सड़क, बिजली, इन सारी क्षेत्रों में काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन उससे आगे क्या? नीतीश कुमार बिहार को जहां ले जा सकते थे वहां वो ले करके गए हैं, लेकिन जैसे हर दवा की एक एक्सपायरी डेट होती है ना, वैसे हर दौर का भी एक अंत होता है। अब देखिए, बिहार में अनस्किल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है। बिहार के मजदूर बाहर जा कर के, अलग अलग राज्यों में जा कर के वहाँ वो काम कर रहे हैं। उनको बिहार में रोज़गार चाहिए और अनस्किल्ड लेबर को रोज़गार कहाँ मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ा उदाहरण है उसका। इंडस्ट्री लगनी चाहिए। लेकिन मुसीबत ये है कि नीतीश कुमार पहले ही हाथ उठा चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि बिहार में समुद्र नहीं है, पोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे कौन उद्योग धंधा लगाएगा। अगर इतना डिफीटिस्ट मेंटालिटी किसी चीफ मिनिस्टर का हो जाए फिर तो उद्योग धंधे लगाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसी तरह से अब सरकारी नौकरियों की बात है। अब बिहार जैसे, देखिए, किसी भी देश में, बिहार की तो बात छोड़िए, किसी भी देश में सरकारी नौकरियों के बूते रोजगार पैदा नहीं किया जा सकता। ये प्राइवेट सेक्टर है जहां आपको रोजगार पैदा होगा, और प्राइवेट सेक्टर में रोजगार को लेकर के नीतीश कुमार का कोई विजन अभी तो वो दिख नहीं रहा है। और उन्होंने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया है कि यहाँ पे इंडस्ट्री तो लग नहीं सकती क्योंकि हमारे पास पोर्ट नहीं है। तो अगर इन सारी चीज़ों को ये देखा जाए तो एक राय ये है कि नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए। और इस बात में मुझे ऐसा लगता है कि इस बात में दम है। नीतीश कुमार मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जिस चीज़ की चर्चा थी परिणाम आने से पहले कि वो एक ऑनरेबल एग्जिट चाहते हैं, उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वाकई बिहार को एक नए नेतृत्व की आवश्यकता है। अब वो नया नेतृत्व कोई भी हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार को इस बारे में सोचना चाहिए। अब ये नया नेतृत्व कौन होगा ये देखना पड़ेगा। वो नया नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी से भी हो सकता है, जदयू से भी हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार की जगह पर बिहार को अब एक नया मुख्यमंत्री चाहिए। एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो बिहार में उद्योग धंधे लगा सके। एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो वहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एक हब बना सके। नीतीश कुमार ने भी वैसे एक कोशिश की थी, लेकिन चूंकि अंदर से वो कन्विंस नहीं है, इसलिए वो चीज़ साकार नहीं हो पाया और बिहार में वो सारे जो उनके विजन थे वो ज़मीन पर नहीं उतर पाए। कि बिहार को एक ऐसे मुख्यमंत्री की ज़रूरत है जो रोजगार के सृजन और साथ साथ जो अनस्किल्ड लेबर है आपका, जो बाहर में जाकर के काम कर रहा है, उस समस्या से जूझने के लिए या उस समस्या को खत्म करने के लिए वो राज्य में कुछ करे। अभी नीतीश कुमार से नहीं हो सकता। वो अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं और उनको एक ऑनरेबल एग्जिट दे करके एक नया नेतृत्व बिहार में तलाश होना चाहिए। और आपकी इस बारे में राय क्या है? क्या नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।